आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात कोई 20 साल पुरानी है। हम यानी मैं अपने माताजी और पिताजी के साथ अपने पैतृक गांव में दादाजी से मिलने गए हुए थे। गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए पिताजी हमको छोड़कर वापस चले गए। करीब 10 दिन बाद दादाजी को तेज बुखार हुआ। मैं वैद्य जी को लेने घोड़ा गाड़ी पर उनके घर पहुंचा तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो अपने दवा खाना के लिए निकल गए हैं। मैं उनके दवा खाने जा पहुंचा। वहां गांव के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को भी कोई तकलीफ हो वो इलाज करवाने के लिए आया हुआ था, इसलिए उन्हें पहले देखते देखते देर हो गई। सब काम निपटाकर दवा खाना बंद कर निकलते हुए देर हो गई थी। चूंकि घर के घोड़ा गाड़ी में लेने आया था, अंततः मैं आश्वस्त था कि दादाजी देर होने पर ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। रास्ते में मैंने वैद्य जी से प्रश्न किया कि क्या वो कभी भूत प्रेत आदि से मिले हैं। इसके जवाब में उन्होंने एक आप बीती सुनाई। कुछ साल पहले जून माह के अंत के दिनों की बात है। वैद्य जी अपने जमीनों के किसी काम से शहर गए थे। उन्हीं दिनों मूसलाधार बारिश हो रही थी। वापस आकर वैद्य जी थोड़ी बारिश कम होने पर दोपहर के समय छतरी लेकर दवा खाने जा पहुंचे। काफ़ी दिनों से बंद होने पर दवा खाने में सीलन की बदबू आ रही थी। अंततः दरवाजे खिड़की सब खोलकर साफ सफाई करके काफ़ी देर तक बैठे रहें। शाम होते होते बारिश फिर बहुत तेज हो गई और कम होने के आसार भी नहीं लग रहे थे। ऐसे में दवाखाने में बैठे रहने का कोई कारण ना होने पर खिड़कियां बंद कर सामान जमा कर निकलने की तैयारी कर रहे थे कि किसी के आहट सुनाई दी। दरवाजे पर खड़ा हुआ इंसान बाहर के उजाले और अंदर के अंधकार के बीच होने से एकदम से पहचान में नहीं आया, पर अगले ही पल वैद्य जी ने पहचान कर पूछा, अरे हरिया, क्या बात हुई? हरिया का रुआंसा स्वर आया, वैद्य जी, बेटा बहुत बीमार है। पिछले 4 दिनों से रोज आ रहा था। आप शायद बाहर गए थे, जल्दी चलिए न कृपया। अपने बैग में ज़रूरी दवाएं ले वैद्य जी उसके साथ निकल पड़े। हरी उनके दवा खाने से कोई 1 मील की दूर पर रहता था। उसने घर पहुंचकर देखा घर में अंधेरा था। वैद्य जी ने हरी को डांटते हुए कहा, जल्दी से दिया जला, बीमार का कमरा उजाला और हवादार रहना चाहिए। वो अपने टॉर्च के सहारे अंदर घुसे और हरी दूसरे कमरे में गया दिया लेने। वैद्य जी ने देखा लड़का सर से पैर तक चादर ओढ़कर सो रहा था। पास रखे कुर्सी पर बैठकर वो बच्चे का हाथ पकड़ उसकी नाड़ी को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चादर में अपना हाथ डाला, उसका हाथ पकड़ा और डर के छटक कर छोड़ दिया। उनके हाथ में सिर्फ 2 हड्डियों का एहसास हुआ था। एक झटके से चादर हटाते ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बिस्तर पर सिर्फ एक बच्चे का कंकाल लेटा था। उनकी मूर्छा जब टूटी तो सुबह का उजाला हो चुका था। उन्होंने उठकर अपने बैग और टॉर्च को उठाकर चारों ओर पूरा घर खाली था, कहीं कोई नहीं था। अपने घर की ओर जाते हुए उनकी मुलाकात रामचरण से हुई। हरी के बारे में पूछने पर उसने बतलाया, आप जब नहीं थे तब उसके बच्चे को बहुत तेज बुखार हुआ। आपकी अनुपस्थिति को दिखाने में केवल एक ही जगह बची थी, शहर, पर वहां जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। वो भागता हुआ साहूकार के पास भी गया, लेकिन उन्होंने भी उसको दुत्कार कर भगा दिया। 2 दिन पहले ही उसका और उसके बेटे की मौत हो गई और गांव के लोगों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। कहानी खत्म होते होते हम भी अपनी हवेली के पास जा पहुंचे। दादाजी को दवा देकर वैद्य जी वापस घर अपने निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं
आज की दूसरी कहानी की ओर। कहानी मेरे ननिहाल की है, जो ढाका के पास एक छोटे से गांव विक्रमपुर का है। हम लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टी में ननिहाल जाया करते थे। मेरे नाना के पड़पिता एक ज़माने में उस गांव और पास के 3 गांव के ज़मींदार थे। बेहद बड़ी कोठी, चारों ओर बगीचे, थोड़ी दूर पर एक सूखा कुआं और उसके पास एक खजूर का पेड़। वो पेड़ इसलिए याद है क्योंकि उसके खजूर रसीले और बेहद मीठे हुआ करते थे। कुल मिलाकर वो जगह अपने में एक अजीब सा सम्मोहन लिए हुए था। सैकड़ों साल पुराना होने के कारण घर के बुजुर्ग दोपहर उस कुएं के पास जाने से मना किया करते थे। उनके अनुसार इस पुरानी जगहों पर अशरीरी आत्माओं का वास होता है और वो खासकर बच्चों को अपना शिकार बनाया करते हैं। पर बड़े बोलें और हम सुने, इतने सीधे तो हम नहीं थे। हाँ, हम यानी मैं और मेरे ननिहाल में काम करने वाले लोगों के बच्चे, जो मेरे पहुंचते ही वहां आ जाते हैं और फिर हम सारे दिन खेलते ही रहते हैं। कभी आम के बाग में कच्चे आम खाते हैं, अमरूद के बाग में अधपके अमरूद ढूंढते हैं, पर सबसे मज़ेदार तो खजूर के बड़े पेड़, जिनमें से मीठे खजूरों को तोड़कर खाना ही अच्छा लगता। अक्सर माली बाबा हमारे ऊपर नज़र रखा करते हैं और हमें उस सूखे कुएं के पास नहीं जाने देते हैं। एक बार जब हम आम के बाग में आम खाने पहुँचे तो माली बाबा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। हमें देखते ही बोले, अमित भैया, आप ही की बात सोच रहा था। कल पक्के आम तोड़े थे, आपके लिए रखे हैं। बोलकर एक बड़े बर्तन में बहुत सारे आम ले आए। हम सारे बच्चे उन्हीं के पास बैठ गए और आम खाते खाते उनसे कोई पुरानी भूत की कहानी सुनाने को कहने लगे। तब उन्होंने हमें उस सूखे कुएं की कहानी सुनाई। बात उनके बचपन की थी, जब उनके पिता वहाँ माली थे। उनके अलावा और भी कई बच्चे थे जो दोपहर के समय या तो नदी पर तैरने जाते या खेलते रहते हैं। एक दिन वो लोग उस कुएं के पास ही खेल रहे थे कि अचानक उनके एक दोस्त ने कहा कि उसे कुएं में से कोई उनकी ओर देखता दिखा। कोई सफ़ेद कपड़ों में एक महिला का सिर था जो उनकी ओर देख रहा था और उसके देखते ही अचानक गायब हो गया। सभी खूब हंसे, उसे डरपोक बोलकर, जिससे वो नाराज़ होकर चला गया और वो लोग फिर से खेलने लगे। उनका एक दोस्त जो थोड़ा थक गया था उस कुएं के मुंडेर पर जा बैठा और बाकी वहीं खड़े खेलते रहे। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी चित्कार सुन सब जैसे ही कुएं की ओर घूमे तो जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत ने उनके दोस्त के सिर को अपने मुंह में लेकर अपने साथ कुएं के अंदर दीवारों पर एक गिरगिट की तरह उतरती जा रहे थे। देखते ही सारे बच्चे दौड़े और परिवार के लोगों को सूचित किया। गांव के एक मौलवी को साथ ले सब दौड़ते हुए आ पहुंचे। मौलवी जी एक सीढ़ी की मदद से कुएं में उतरे और उन्हें वहां एक सुरंग सी नजर आई। उसमें घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि वो बुरी आत्माओं की जगह में प्रवेश कर गए हैं और उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। अपने साथ लिए जमजम के पानी का छिड़काव करते हुए जब अंदर पहुंचे तो वहां एक अतृप्त आत्मा से उनका सामना हुआ और बामुश्किल से उस बच्चे के अधकाय शरीर को लेकर वो बाहर आए और उस समय से ही सभी उस कुएं के पास जाने की मनाही हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। मनोहर बड़े ही तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल रहा था। आज उसे काम से लौटते हुए काफ़ी देर हो गई थी। ऊपर से ठंडी का मौसम, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। रास्ते पर उसके अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगा। कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था।
क्योंकि ये वही रास्ता था जिसके बारे में गांव वाले अक्सर बात किया करते थे कि इस रास्ते पर आत्माओं का वास है। मगर मनोहर ने कभी ऐसा नहीं माना। वो कभी भी भूत प्रेत पिशाच इन सब चीज़ों पर यकीन ही नहीं करता था। उसका तो ये मानना था कि अगर वो मुर्दे हमें डरा सकते हैं तो हम जिंदा होकर उन्हें क्यों नहीं डरा सकते। मगर आज इतनी रात गए इतने सुनसान रास्ते पर ठंडी और कोहरे के बीचों बीच उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था। अब ऐसा भूत प्रेत की वजह से था या चोर उचक्कों की वजह से ये वो नहीं जानता, मगर एक अजीब सा डर, एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। वो धीरे धीरे और कभी तेज तेज आगे बढ़ता जा रहा था। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मनोहर का दिल एकदम से धक सा हो गया। वो पीछे मुड़कर देखना चाहता था मगर वो देख नहीं पा रहा था। उसे कहा गया था कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वो पीछे मुड़कर ना देखे। मनोहर तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, क्या हुआ, मुझे घर लेकर नहीं जाएगा? दिल दहला देने वाली और इतनी कर्कश आवाज सुनकर मनोहर समझ गया कि यह आवाज किसी इंसान की तो हो नहीं सकती। उसने एकदम से पीछे पलटा तो देखा एक करीब 7 फीट लंबा आदमी जिसका चेहरा बहुत ही डरावना और उसके माथे पर 2 सींग थे। वो मनोहर को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तभी मनोहर ने अपने घर की तरफ तेजी से दौड़ लगा दी और भागते भागते सीधे अपने घर जाकर ही रुका। उस रात उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, मगर वो डरा हुआ था। उसने जैसे तैसे वो रात कटाई। रात भर उसे उसी आदमी के सपने आते रहे। मगर वो सब क्या था? मनोहर ने अगली सुबह अपने काम के दोस्तों को ये बात बताई तो उन्होंने बताया कि दरअसल उस रास्ते पर एक जिन्न का वास है। वो जिन्न बहुत ही खतरनाक है और लोगों को मार डालता है, लेकिन ज़्यादातर वो औरतों को अपने चपेट में लेता है। इसलिए वो बच गया, वरना शायद मनोहर जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। 13 दिसंबर साल 1999। ये दिन मुझे अच्छे से याद है और मैं अपने जीते जी इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन को याद करके आज भी मैं डर के कारण पसीने से लथपथ हो जाता हूँ। आज से 22 साल पहले, यानी कि उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी और न ही उस समय हमारे गांव में काफी लोग रहा करते थे। उस वक्त सभी लोग घर के अंदर मोमबत्ती और बाहर निकलने पर टॉर्च का सहारा लिया करते थे। गांव जंगलों से घिरा हुआ होने के कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव एकदम सुनसान हो जाया करता था। खैर, भले उस वक्त हमारे गांव में सुविधाओं की कमी हो, मगर सुकून भर भर कर था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए उतारू रहते थे। दरअसल वाकया कुछ यूं था कि उस वक्त मैं शहर के एक राशन की दुकान चलाया करता था। हमारे गांव से शहर 50 किलोमीटर दूर होने के कारण मैं रोज ट्रेन की सहायता से आना जाना किया करता था, जिस कारण मैं रोज 7 बजे वाली ट्रेन पकड़कर शहर जाया करता था और रात 9 बजे वाली ट्रेन पकड़कर वापस गांव लौट जाया करता था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ऐसे ही चलता रहा, जिसके बाद एक दिन सुबह काम पर जाते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा आज घर वापस लौटते वक्त दही लेते आना, क्योंकि कल तुम्हारे मामा आ रहे हैं। इस पर मैंने माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं दही लेता आऊंगा। इतना बोलकर मैं घर से निकलकर स्टेशन की तरफ चलता बना और 7 बजे वाली ट्रेन पकड़कर शहर अपने दुकान पहुंचा। सुबह से ही उस दिन दुकान में काफी भीड़ थी, जिस वजह से मैंने अपने मन ही मन में कहा, आज दुकान में काफी भीड़ है,
तो मुझे दुकान बंद करते करते देरी होगी। तब तक तो सारी दुकानें दही की बंद हो जाएंगी। तो क्यों ना मैं छोटू से ही दही मंगवा लूं। छोटू मेरे दुकान का एक स्टाफ है। ये सोचते ही मैंने छोटू से कहा, अरे छोटू, एक काम करना यार, माँ ने आज दही लाने को कहा है, तो तू जाकर थोड़ा दही ला देगा। मेरे इतना बोलते ही छोटू मुझसे पैसे लेकर दही लाने चला गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं थी। अगर मुझे दुकान बंद करने में देरी भी हो गई तो मैं आराम से रात 10 बजे वाली आखिरी ट्रेन पकड़कर जा सकूंगा, जिसके बाद मैं वापस से अपने काम पर लग गया। काम करते करते कब आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली, मुझे पता ही नहीं चला। सारा काम खत्म करके मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त रात के 9:30 बजे का हो रहा था। तो मैंने फटाफट से दुकान बंद किया ताकि मुझे 10 बजे वाली आखिरी ट्रेन मिल सके। दुकान बंद करके मैं भागता हुआ स्टेशन पहुंचा तो मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ा और एक सीट पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा, क्योंकि मैं दौड़ता हुआ स्टेशन आया था और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे सारी रात स्टेशन में ही गुजारनी पड़ती। ट्रेन में बैठने के 2 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। काफी ठंड का मौसम होने के कारण ट्रेन काफी खाली थी। उस बोगी में मेरे अलावा मुझे बस इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। अगर ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चलेगी तो मैं रात के 11 बजे तक अपने गांव के स्टेशन पर उतर जाऊंगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। मैं रात के 11 बजे तक अपने गांव के स्टेशन पर उतरा तो उस ट्रेन से इस स्टेशन पे उतरने वाला मैं अकेला ही था। गांव का स्टेशन होने के कारण इतनी रात गए मुझे पूरे स्टेशन पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। सारा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं स्टेशन से रोज पैदल ही आना जाना करता हूँ और मेरा घर यहाँ से करीब आधे घंटे की दूरी पर है। तो मैं स्टेशन में और समय जाया ना करते हुए स्टेशन से बाहर निकलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्टेशन के बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाहर का माहौल स्टेशन से भी ज्यादा सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। भला तो हो इस बात का कि मैं अपने साथ हमेशा एक टॉर्च रखा करता हूँ। तो मैंने झट से अपना टॉर्च निकाला तो मेरे टॉर्च जलाते ही मेरी टॉर्च की रोशनी को घने अंधेरे और चारों तरफ फैले कोहरे ने पूरी तरह से घेर लिया। खैर मैं डरता तो था नहीं, तो मैं घने अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। कोहरा इतना फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी में जितना भी दिख रहा था वो सब धुंधला धुंधला। अभी मैं उसी तरह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मगर कुछ देर तक तो मैंने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब मुझे साफ साफ किसी के चलने की आवाज आने लगी तो मैंने अपनी निगाहें एक बार पीछे घुमाई। तो अपनी निगाहें पीछे घुमाते ही मैं एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि मेरे पीछे एक बूढ़ी औरत चल रही थी और मेरे रुकते ही वो बूढ़ी औरत भी रुक गई। इस पर मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है अम्मा, कोई तकलीफ है क्या? इस पर उस बूढ़ी अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं दोबारा से कुछ ना बोलकर वापस से अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर एक बात मुझे काफी हैरान करने वाली लगी कि उस बूढ़ी औरत की शक्ल एकदम पुतले जैसी थी और वो एकटक मेरी दही की तरफ देखे जा रही थी। चलते चलते जब मैंने एक बार अपनी निगाहें दोबारा से पीछे घुमाकर उस औरत को देखना चाहा
तो मेरे पीछे पलटते ही मैं एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि अब मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो बूढ़ी औरत तो अभी मेरे पीछे ही थी, तो अचानक गई तो गई कहाँ? वो औरत इतनी बूढ़ी थी कि वो दौड़कर भाग भी नहीं सकती थी। अब मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है, और मैं घर की तरफ अपने कदमों को और तेज भगाने लगा। चलते वक्त मुझे बार बार उसी औरत का पुतले की तरह चेहरा याद आ रहा था, जिस कारण मेरा चेहरा बार बार पसीने से लथपथ हो जा रहा था। अभी मैं वहां से कुछ आगे गया ही था कि तभी रास्ते के किनारे झाड़ियों से आवाज आई, मुझे भी दही दो। उस भयानक आवाज को सुनकर एकदम से मेरे होश उड़ गए और मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे। उस आवाज को सुनकर ही मुझे समझ आ गया था कि ये आवाज किसी इंसान की नहीं है। फिर जब मैंने कांपती हुई अपनी निगाहें उस आवाज की तरफ घुमाई तो मुझे झाड़ियों के अंदर दो लाल टिमटिमाती आंखें दिखी। इससे पहले कि वो भूत झाड़ियों से निकलकर मुझे मार डाले, मैं वहां से दौड़कर भागने लगा। मैं अपनी जी जान लगाकर बस दौड़े जा रहा था, ये समझकर कि मेरी मौत मेरा पीछा कर रही है। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक आदमी दिखा, तो मैं जान बचाने के लिए भागता हुआ उस आदमी के पास गया। तो मुझे इतनी तेज हांफता हुआ देख उस आदमी ने कहा, क्या हुआ? आप इतना डर क्यों रहे हैं? इस पर मैंने अपनी पूरी आप बीती उस आदमी को बताई, तो वो आदमी मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और मुझसे कहा, क्या उसकी आंखें ऐसी थीं? इतना बोलते ही उस आदमी की भी आंखें उस भूत की तरह चमकने लगी। ये देखकर मैं और जोर जोर से कांपने लगा और मुझे समझ आ गया कि ये आदमी वही भूत है, जिसके बाद मैं अपनी जान बचाने के लिए दही को वहीं फेंक कर घर भाग आया। तो इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।